यकीन करें, असल रोना मेरा नहीं है। मैं तो अफसोस के साथ कहता हूं कि जिस क्लास में मैं रह रहा हूं वो एक मनहूस तरीन पाकिस्तान की क्लास है, जिसे एलीट क्लास कहते हैं। मनहूस तरीन। अल्लाह मुझ जैसे और मेरे जैसे तमाम इस क्लास के लोगों को अक्ल दे, शऊर दे और गरीब का दर्द दे। मिनिस्टर्स खांचों के लिए आते हैं, 3.5 लाख रुपए तनख्वाह के लिए नहीं आता। वो अपने 50 अरब रुपए को बचाने के लिए, रसूख रखने के लिए और 30 अरब रुपए बनाने के लिए आता है। कोर कमांडर तो मेरी और उनकी 90% डिस्कशन यही होती थी कि यार इसको कैसे खत्म किया जाए। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का तो पेट्रोल स्मगल होता है। 25 अरब रुपए, $100 मिलियन, 60% खर्चा है। सुना था पहले 40% होता था। मतलब यार मजाक बनाया हुआ है, सबको पता है मुल्क कैसे चल रहा है। मॉनिटर कर रहे हैं और थोड़े से पैसे भी ले रहे हैं मॉनिटर करने के। आप ऐसे थोड़ी मुफ्त में थोड़ी मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करके हम आपको कह रहे हैं आइए हमारी मॉनिटरिंग की फीस दीजिए हमें। खिदमत सच बताऊंगा तो मैं बुरा हूं, क्योंकि मैं सच बता रहा हूं, मैं बुरा हूं। यहां पे बुराई को नहीं खत्म किया जाता, यहां पे जो सच बताने लगता है उसको उठा के ले जाते हैं। वेलकम जी, सियासत.pk से महबूब कारमगा मेरे साथ मौजूद हैं मीर मोहम्मद अली खान। मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, थैंक यू। आप खुश लग रहे हैं, मुतमिन हैं, मगर पाकिस्तान में महंगाई की हालत ये है कि पेट्रोल फिर महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई। 9 पॉइंट समथिंग का जो हमारा माली खसारा है वो फीसद बढ़ चुका है। 26 अरब डॉलर तक बढ़ चुका है। कहा जाता है पाकिस्तान खुशहाल है जी। आप भी खुश हैं, और भी लोग खुश हैं। कौन खुश हैं और मसाइल किसके लिए हैं? खुश रहना मेरी आदत है, और खुसूसन जब हालात ज्यादा खराब हो ना, तो शायद मैं खुश नहीं हूं, मैं मुस्कुराता हूं बहुत ज्यादा। इसलिए कि गम करने से हमारे गम कम नहीं हो जाएंगे। खुसूसन जो जो चीजें हुकूमतें हम पे लादती हैं, हम्म। जिसके ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं। ओके। सुना था कि पेट्रोल की प्राइस बढ़े तो वजीर आजम चोर होता है। सुना था। किसने कहा था शायद आप लोगों को भी पता होगा। जी। देखिए, होता यह है कि अपनी बारी में जब लोग अपोजिशन में होते हैं तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जैसे जो कि जब उन पे पड़ती है तो वो उनको शर्मिंदगी होती है, होनी चाहिए। मगर अमूमन सियासतदानों को शर्मिंदगी होती नहीं है, क्योंकि उनके अंदर शर्म की हिस्स नहीं होती। सियासतदान बनने की मेरे ख्याल में 95% रिक्वायरमेंट ये है कि आपको अपनी शर्म की हिस्स मारनी पड़े अपने अंदर से। तो शुगर सुना है 205 की हो गई है, पेट्रोल 2 दफा बढ़ गया है पिछले महीने में। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइस इतनी नहीं बढ़ी है। तो क्या करें वकार, असल रोना जो है ना, आप यकीन करें, असल रोना मेरा नहीं है। मैं तो अफसोस के साथ कहता हूं कि जिस क्लास में मैं रह रहा हूं वो एक मनहूस तरीन पाकिस्तान की क्लास है, जिसे एलीट क्लास कहते हैं। मनहूस तरीन। अल्लाह मुझ जैसे और मेरे जैसे तमाम इस क्लास के लोगों को अक्ल दे, शऊर दे और गरीब का दर्द दे। प्रॉब्लम यह है हमारे यहाँ कि हमें क्या फर्क पड़ता है, 5 रुपए बढ़ गया यार, चलो 600 रुपए ज्यादा दे देंगे, टंकी भराने में 2,000 रुपए ज्यादा दे देंगे। दिस इज द रियल एटीट्यूड, आई एम टेलिंग यू। यू नो, असल तो उसके लिए है जो 30,000 रुपए, 40,000 रुपए के बजट पे है, उसके लिए 400 रुपए अगर बढ़ जाए महीने के, तो उस गरीब के तो यू नो हर चीज ही ऊपर नीचे हो जाती है। एग्जैक्टली। बजट के अंदर उनके लिए कोई सोचता नहीं है। कल मैं हाफिजाबाद के डीपीओ का ऑफिस देख रहा था, किसी ने ट्विटर के ऊपर वो लगाया हुआ था। बखुदा मैंने जिंदगी भर अच्छे ऑफिस बनाए हैं अपने। मैं वो ऑफिस देख कर ना वकार, मैंने कहा अल्लाह अकबर। मेरे मतलब एक बादशाह का ऑफिस है वो, और वो एक डीपीओ का ऑफिस था, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। आई थिंक दैट्स व्हाट डीपीओ स्टैंड्स फॉर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। आईजी का भी नहीं था कि जी पूरे पंजाब के आईजी का सबसे बड़ा सूबा हो, उसका इतना बड़ा ऑफिस हो। तो चलो मैं कह सकता हूं, एक सेकंड के लिए कह सकता हूं कि यार पुराने अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ ऑफिस होगा। ये तो ब्रांड न्यू बना था। दिस वाज अ ब्रांड न्यू बिल्डिंग।
मैं ये भी, हम तो पहले कहते थे ना कि वो कमिश्नरों के ऑफिस 40-40 कनाल पे होते हैं, चलो अंग्रेजों की आदत थी। अब वही अंग्रेजों की आदत हमने अब अपनाकर हाफिजाबाद के, मतलब मैं, गरीब मुल्क, कर्जों में घिरा हुआ, चीनी की प्राइस ऊपर, आटे की प्राइस ऊपर, महंगाई इतनी ज्यादा, दवाइयों की, आई हैव अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, मेरी दवाइयों की टोटल कीमत जो है ना, वो 900% बढ़ी है। हर दवाई की नहीं, किसी दवाई की 3000% बढ़ गई है। एक दवाई मेरी ₹650 की मिलती थी, ओके, अब वो ₹7500 पे उसकी बोली लगती है कि जो भी 7500 से ऊपर देगा। और ये इस्लामाबाद में तो मुझे मिली नहीं, एक या दो दफा के अलावा। मुझे कराची में मेरा पुराना जो फार्मासिस्ट है, खयाबान बुखारी के ऊपर, उसको मैं कॉल कर करके बोलता, मैंने बोलता बेटा कितने की बिड लगी है सर? 8400 की हो गई है अभी तक। मैंने कहा बेटा दिन नहीं सर, 4 दिन और बचे हैं बिड में। अरे, ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई नीलाम घर से कोई पता नहीं वॉशिंग मशीन खरीद रहा हूँ या कुछ और खरीद रहा हूँ। सर 4-3 दिन और रह गए हैं सर। और वो आखिर में जाके 8,500-9,000 रुपए की ही मिलती, ठीक। मगर 7,500 मिनिमम। 700, 675 या 700 की हुआ करती थी। वजह क्या है इसकी? मतलब कुछ नहीं है, पाकिस्तान में महंगाई वकार एक बहाना बन चुकी है, ये बाहर से नहीं आती है दवाई। अच्छा। मैं आपका नाम ले देता हूं, सनोफी एवेंटिस बनाती है, ताकि शायद उनको भी थोड़ी शर्म आ जाए कि वो, अगर उनको पता करना है कौन सी दवाई है तो मुझे डीएम कर ले मेरे ट्विटर के ऊपर, सनोफी वाले, मैं उनको दवाई का नाम भी बता दूंगा, ओके। और मैं बता भी दूंगा किस किस फार्मेसी पे इसकी बोली लग रही है। बोली लाहौर में भी लगती है, कराची में भी लगती है। तो सर वो होता है ना, डिपार्टमेंट को महकमा शहकमा होता है, ड्रग कंट्रोल इंस्पेक्टर, और उसके साथ लाम लश्कर वो जाते हैं, वो जी कहते हैं। जी जी जी, हमारे यहाँ एक हुकूमत भी होती है। आप तो डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं हमारे यहाँ हुकूमत भी होती है, पता नहीं कहाँ होती है, यू नो। मुझे, मैं फिर भी खरीद रहा हूं। देखिए, मैं अपने आप को बुरा कह रहा हूं, क्योंकि मैं क्या, मैं ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों को दिला सकता हूं ना, 6 लोगों को महीने की दिला दूंगा, 8 क्या 10 लोगों को दिला दूंगा, चलो दिलाता हूं, जितनों को दिलाता हूं वो मेरे और अल्लाह के दरमियान है। वही मेरा जो फार्मेसिस्ट है उसी को मैंने बोला हुआ है। मुझे पता है 3-4 सफेद पोश लोगों को भी ये है। मैं कहता हूं वो जब आएंगे तो उनको चुपके से जो भी बोली है उस पर एक एक डिब्बा करके 6 लोगों को दे देना। मेरा पुराना, मेरे 15 साल पुराना फार्मासिस्ट है, दोस्त है, बच्चों जैसा है। असल परेशानी वकार तो उन गरीब लोगों की है जिनके यहाँ कुछ नहीं है। हुकूमत ड्रैप, किधर है ड्रैप? ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, पता नहीं क्या नाम, नाम तो ऐसे ऐसे खूबसूरत रखते हैं, पेमरा, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटी, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान, यू नो, एंटी नारकोटिक फोर्स ऑफ पाकिस्तान। आई मीन, नाम रखने में तो हम अंग्रेजों को पीछे छोड़ गए, अभी एक और महकमा बखुदा। सीसीडी आ गया, वो सीसीटी के बाद सीसीडी आ गया, उसका एक चेयरमैन हमने दुबई से लाया, एंटी। चलो सीसीडी वाले कुछ अच्छा तो कर रहे हैं, मुझे पता है, सीटीडी वाले अच्छा तो करते हैं कुछ, ये बखुदा। देखो, जहां पे तारीफ बनती है वहां पे बनती है। हर हुकूमत में वो बेचारे पिसते हैं, गालियां खाते हैं, दहशतगर्दों से मरते हैं, सब कुछ होता है, मगर लड़ते तो रहते हैं ना, चप्पल छोड़ के तो नहीं भागते ना। उनकी तनख्वाहें 600% तो नहीं बढ़ी है ना। और वो जो जवान जो उसमें अपनी जिंदगियां देते हैं उनको तो कोई मराहत नहीं मिल रही ना। नहीं, वो ये उसी जो पुरानी सर, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया ना। ये कंट्रोवर्शियल इसलिए हो गया, वो जो जफर चट्टा साहब हैं, वो करप्शन के इल्जामात थे उनके ऊपर, कोई 70-80 करोड़ के, वो पाकिस्तान छोड़कर चले गए। शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने उन्हें वापस लाया, एंटी करप्शन में उन्हें अहम ओहदा दिया, फिर एंटी करप्शन से सीसीडी बनाया, सीसीटी के अलावा सीसीडी, जो स्पेशली जितने भी जराइम पेशा लोग हैं उनसे निपटेंगे। और आजकल तनख्वाह। एक एक बड़ी जबरदस्त कैंपेन जारी है पंजाब में, जराइम पेशा लोगों की वीडियोस आ रही हैं, माफिया मांग रहे हैं, तो विजुअल्स अच्छे मिल रहे हैं। जफर चट्टा साहब मैं नहीं जानता, बखुदा उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता कि मैं तबसरा कर सकूं। अगर कोर्ट ने बरी किया है तो अलग चीज है, ओके। अब उनको थोड़ा सा टाइम दे दे, अल्लाह उनसे अच्छे काम करवा ले। बाज औकात इस मुल्क में, बाज औकात के बहुत औकात इस मुल्क में गलत इल्जाम भी लगते हैं, ये मैंने देखा है, मैं केस जीता हूं, ओके। 2017 से लेके 2022 तक
मेरे पे इल्जाम थे, डॉन ने भी लिखा, ट्रिब्यून ने भी लिखा, आखिर में जाके जज ने, अल्लाह का करना ये हुआ, इन्हीं की हुकूमत में इन्होंने इल्जाम लगाया था और इन्हीं की हुकूमत में मेरे इल्जामात को जज ने केस क्लोज कर दिया। बहरहाल सर, ये बारिशें हुई, कुदरती आफत थी, सैलाब भी आए, पूरे पंजाब में आए, हमने देखा। मगर पिंडी में जो हालात पेश आए उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी सामने आती है और कहा जाता है कि ये जो नाले थे, इन नालों को बंद करके इसके ऊपर डीएचए बनाया गया है, हाउसिंग सोसाइटीज बनाई गई हैं। बहरिया फेज 8, डीएचए फेज 7, 8 ये बने हैं, जिसकी वजह से वो सारा पानी जो था वो नालों से उन्होंने रोक दिया है, उन्हें छोटा कर दिया है, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी तबाही हुई। तो अगेन वही डिपार्टमेंट तो वो ड्रग्स वाला भी बना हुआ है, हुकूमत भी है पाकिस्तान में, और डिपार्टमेंट तो ये भी है कि ये जो नक्शे बक्शे पास करता है। तो ये कैसे हो जाता है सर, फिर नाले बंद कैसे हो जाते हैं? ये आज तक ये बात ना वकार समझ नहीं आई। कराची में पहले केबीसीए हुआ करता था, जी। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ओके। फिर उसको उसका दायरा इख्तियार बढ़ाकर एसबीसीए कर दिया गया, पूरे सिंध, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। ये कराची में मैंने हमेशा देखा है कि बिल्डिंगों का फ्रंट तोड़ रहे हैं रोड के पास जी, 6 फीट पीछे कर रहे हैं, 9 फीट पीछे कर रहे हैं। मुझे पहला सवाल ये जहन में आता है, रिश्वत लेकर बनाने देते हैं, बड़े साहब का हुक्म आता है तो तोड़ देते हैं। मुझे हुकूमत से इस बात पे कम गिला है, मुझे उन बेवकूफ अशखास से गिला है जिनको पता है कि ये रिश्वत दे के बनवाएंगे, करोड़ों की दुकान लगाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये दुकान हुकूमत आके तोड़ सकती है। तो ये करते क्यों हैं? देखें, हम आवाम को भी सोचना चाहिए सीरियसली। हम सिर्फ हर चीज किसी भी हुकूमत पे नहीं डाल सकते। हुकूमत तो नाअहल है ही है। मैं तो हमेशा से कहता हूं, पाकिस्तान में कोई ऐसी हुकूमत आई नहीं है कि जिसके लिए हम ये कह सकें कि हम 4 साल तक जन्नत में रहे हैं। हम बरज़ख से ही नहीं निकले हैं, लिटरली। और बाज़ औक़ात तो बरज़ख से धक्का दे के जहन्नुम में भेज दिया जाता है हमें, चंद हुकूमतों के एतबार में। तो मैं आवाम से भी कहता हूं, हमारी भी गलतियां हैं। अभी मैं यहाँ इस्लामाबाद में रहता हूँ, इस्लामाबाद से थोड़ा बाहर रहता हूँ, मैं बाराकाहू से इस्लामाबाद जा रहा था, तो बाराकाहू में मैंने देखा कि पूरी बिल्डिंगें तोड़ रहे हैं। यार, आपने बनाई क्यों थी जब आपको पता था? किसी को रिश्वत दे के बनाई होंगी ना, कि जी मुझे रोड का ना 18% मुझे दे दीजिए, 18 फीट मुझे दे दीजिए। अब भुगती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, करोड़ों अरबों की सब मिलाकर तो होंगी, एक बिल्डिंग नहीं होगी, मगर अरबों रुपए की बिल्डिंग्स और दुकानों के। फिर ये जो डीएचए के नाले हैं ये बंद किए गए, बैरिया टाउन के नाले जो बंद किए गए, ये खुलेंगे, फिर ये बड़े होंगे और फिर क्या कैसे खुलेंगे? क्या घर तोड़ेंगे? वही तो। डीएचए में घर तोड़ेंगे आप? दोनों तरफ नाले के घर बन गए, मिसाल दे रहा हूं। खैर, डीएचए के अंदर तो नाला नहीं होगा, मगर डीएचए ने जमीन ली होगी नाले को पतला। और कच्ची आबादियां, ये कच्ची आबादियां जो बिकती हैं, पहले इन पे कब्जा किया जाता है, डेरा लगवाया जाता है। सिंध में तो ऐसे ही होता है, हमारे झुग्गी वालों को बसाया जाता है, फिर उसके बाद उस पे कच्चे मकान बनाने की इजाजत दी जाती है, बनते ही नहीं है। उसके बाद सियासतदान साहब उसको रेगुलराइज करके कच्ची आबादी कह देते हैं। तो वो जो कब्जा कराया हुआ होता है, वो एक एक प्लॉट को 40-40 लाख रुपए का बेच के 6-6 अरब रुपए बना लेते हैं। मैंने अपनी आंखों से हर जगह कराची में होते देखा है। तो यही चीज पूरे पाकिस्तान में होती है। पिंडी में पहले वहां कच्ची आबादी बनी होगी, भी नाले के बराबर आप और मैं तो जाके नहीं रहेंगे ना। जी। एक मजबूर और गरीब आदमी ही रहेगा ना, मजबूर और गरीब। जी। वो मजबूर इसलिए है कि उसके पास 12 लाख रुपए हैं, उसको कहीं और प्लॉट नहीं बन रहा, मिल रहा। गरीब इसलिए कि वो सारी जिंदगी की उसकी पूंजी है 12 लाख रुपए। तो ये बनाने कौन देता है? पहले पहले इस बात का सवाल किया जाए। किसी ने आज तक इस हुकूमत या किसी हुकूमत से पूछा है कि भाई आपको बनाने कौन देता है? आप इनको बनाने क्यों देते हैं नाले पे? फिर कहते जी नाला छोटा हो गया। नाला छोटा नहीं होगा तो और क्या होगा? नाला के समंदर बन जाएगा, आप जमीन खाते रहेंगे तो। हर साल तबाही आती है, हर साल। देखिए, कुदरती आफात आने से ना सिर्फ हुकूमत को ब्लेम नहीं कर सकते आप। न्यूयॉर्क में भी आई है, स्पेन में भी आई है, अभी रिसेंटली टेक्सास में भी आई है। असल चीज ये होती है कि हुकूमत का रिस्पांस क्या होता है कुदरती आफात के बाद। कुदरती आफात आना अनहोनी चीज नहीं है। एग्जैक्टली। कुदरती आफात आने के बाद हुकूमत का रिस्पांस क्या होता है? हमारे यहाँ हुकूमत का रिस्पांस ये होता है, फट से बोल दो जी नाला छोटा कर दिया था, फट से बोल दो जी हेलीकॉप्टर नहीं है।
फट से बोल दो जी किश्तियां नहीं है, फट से बोल दो जी तबाही तो हर जगह आती है। ये भी एक नई चीज निकली है, अब तबाही तो हर जगह आती है, हर जगह आती है। चले, आपकी आधी बात का मैं यकीन कर लेता हूं, तबाही हर जगह आती है। उसका दूसरा हिस्सा क्या है, तबाही के बाद हुकूमत का क्या रद्द अमल होता है, असल वो बात है। कुदरत पे हमें कंट्रोल नहीं है, वो तबाही आ गई, आधी बात हमने मनोवन मैंने तस्लीम कर ली। हुकूमत की क्या जिम्मेदारियां हैं कोई कुदरती आफात आने के बाद? ये कहना कि कुदरती आफात हर जगह आती हैं, मजाक समझा हुआ है। हमारे यहाँ जान की कोई कीमत ही नहीं है। हाँ, अमीर के जान की कीमत है। किसी मिनिस्टर की गाड़ी जा रही है प्रोटोकॉल में, उनको आप गाड़ी मार दे, ओ जो जो अ, उनके गार्ड्स उतर के आपकी चित्र परेड करेंगे। गरीब को आप बीएमडब्ल्यू के नीचे भी कुचल दें। गरीब के बच्चे को, याद होगा आपको, गरीब के बच्चे को नवाज शरीफ की गाड़ी वो तो किस्सा रिपोर्ट। रोनते हुए चली गई, और उसके बाद मिनिस्टर उनके घर जाते हैं जैसे एहसान कर रहे हैं कि जी हम आपके घर आए हैं ताजियत के लिए। मतलब नमक छिड़कना है जख्म के ऊपर ये। और ये 10 लाख रुपए ले लीजिए, 10 लाख रुपए ले लीजिए। जो गाड़ी चला रहा था ड्राइवर, किसी की भी गाड़ी हो, सब में पहले उसको जेल में डाले, ड्राइवर को जेल में डाले। नवाज शरीफ नहीं चला रहा था वो गाड़ी, ड्राइवर चला रहा था ना। ठीक है। ड्राइवर को जेल में डाले ताकि सियासतदान की इज्जत बढ़े। वो ये कहे कि अगर मेरे करीब से करीब तर वाला भी किसी की जान लेगा, मैं उसको सब में उसको सजा दिलवाएं। उसके बाद जाके आप 10 करोड़ रुपए दें या 10 लाख रुपए दें, और उसके वर्डिक की कॉपी लेके माँ बाप के पास जाएं, बोले जी इसे 40 साल की सजा हुई है, और ये हुक्मनामा हम आपके पास लेकर ताजियत के लिए आ रहे हैं कि हमें माफ किया जाए कि ऐसा गधा ड्राइवर रखा था, मगर हमने इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए उसे 40 साल के लिए सजा दिलवा दी, मिसाल के तौर पे। किस किस चीज के लिए अभी शिकायत करूं? अभी क्या हो, वकार, अभी जो सर सैलाब आया जिसमें लोगों के मकान गिरे, हमने देखा पूरे पंजाब में जो तबाही फैली। हुकूमत बनाएगी मकान, कोई कोई प्रोग्राम जारी करेगी, कैसे होगा? हुकूमत तो हमें कह रही है हम अच्छे हैं, ऊपर से हसारे उनके सामने आ रहे हैं, खर्चे उनके सामने आ रहे हैं, चीनी के स्कैंडल सामने आ रहे हैं। तो कैसे फिर ये? आई लव दिस वर्ड खांचा। ये हम कराची वालों का, ये हमारे कराची वालों का जो आपसे सीखा। चीज है। हाँ, ये हम लोग यही कहते हैं, ये खांचा मार रहा है, हर चीज में हम यही कहते हैं ये खांचा मार रहा है। तो अच्छा लगा आपके मुंह से सुन के। क्या करेगी हुकूमत? बनाएगी? पता नहीं मुझे, अल्लाह करे बना दे। गैर कानूनी जगह पे पहले घर बना था, गैर कानूनी जगह पे दोबारा हुकूमत घर बना के देगी या कहीं और देगी? नहीं, ये जो पहला सवाल सैलाब तो है, मेरा ये है। सैलाब पंजाब के उन इलाकों में आया जो लोगों की जाती जमीनों के ऊपर से सैलाब गिर रहा चकवाल है, में, जाती मकान गिरे। मसलन चकवाल में, मसलन चकवाल जी। में, मसलन चकवाल में यकीनन हुकूमत को मदद करनी चाहिए, बर वक्त करनी चाहिए। उनका माल मवेशी चला गया, जो उनकी जिंदगी होता है। ओके, आपके लिए मेरे लिए माल मवेशी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि हम शहरों में रहते हैं, हम पालते ही नहीं है। उनकी तो सारी इनकम उसी चीज से होती है। खड़ी फसलें तबाह हो गई, तो करें अपने अखराजात, शाही अखराजात काटें। एक पंजाब हुकूमत एक बिल में, फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट लेकर आए, और ये कहे कि यहाँ से 4 अरब रुपए कम किया खर्चा हमने, वहां से 6 अरब रुपए खर्च कम किया, वहां से ये करके हम सैलाब जदगान के सैलाब के मुतासरीन को ये दे रहे हैं। उल्टा क्या होता है यहाँ पे, वहां शाही खर्चे कम नहीं होते, बैंक से और 10 अरब रुपए का कर्जा ले लिया जाता है। नहीं, टैक्स लगा दिया जाता है सर। जी, आईएमएफ ने कहा अगर आपने डैम बनाने हैं तो आप वो लगा लें, टैक्स टैक्स लगा लें। इन्होंने कहा जी हम टैक्स नहीं लगा। नहीं नहीं, 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 एक सेकेंड, ये आईएमएफ को बदनाम ना करें। ये एक शेवा बन गया है पाकिस्तान का। आईएमएफ कभी नहीं वो तो कहता कि आईएमएफ डैम का के कह लिए। रही है, वो जो भी एक सेकेंड, आ हुकूमत आईएमएफ को ब्लेम करती है। ओके, आईएमएफ रिफॉर्म्स मांगता है। ओके, आईएमएफ कहता है कि फजूल खर्ची ना करो, आईएमएफ कहता है अपने खर्चे कम करो, आईएमएफ कहता है बजट को बैलेंस्ड रखो, आईएमएफ कहता है अय्याशियां ना करो। अब इनको नए, तो ये कहां से पैसे लेकर आएंगे? अपनी अय्याशियां तो कम नहीं कर रहे। ओके, तो और फिर उसके ऊपर क्या, सोने पे सुहागा क्या है?
एक मिनिस्टर की तनख्वाह 2.5-3 लाख रुपए होती। वो क्या कहते हैं, मैं बगैर तनख्वाह के काम कर रहा हूं, मैंने 1 साल से अपनी तनख्वाह नहीं ली। 1 साल से तनख्वाह 36 लाख रुपए बनती है, 3 लाख रुपए के हिसाब से भी अगर आप लगा लें। मगर उनके साथ 18 करोड़ रुपए की गाड़ियां होती है, 12 करोड़ रुपए का प्रोटोकॉल है, 20 करोड़ रुपए के ट्रैवल होते हैं। ये यहाँ पे 36 लाख रुपए की मैंने कुर्बानी दे दी। और जो खांचे होते हैं मिनिस्टर के, मिनिस्टर 3 लाख तनख्वाह के लिए आता है। आपने लफ्ज खांचा कहा तो मैं उसके सही इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूं। मिनिस्टर्स खांचों के लिए आते हैं, मिनिस्टर तनख्वाह के लिए नहीं आते। कोई भी सेनेटर जो है 50 करोड़ रुपए देकर 3.5 लाख रुपए तनख्वाह के लिए नहीं आता। वो अपने 50 अरब रुपए को बचाने के लिए, अपना असर रसूख रखने के लिए, और 30 अरब रुपए बनाने के लिए आता है। हमें जब तक हम सच्ची बात करना नहीं शुरू करेंगे, जो मुझे पता है दिल में वो मैं नहीं कहूंगा, आम आदमियों तक बात नहीं पहुंचेगी। जब तक आम आदमी को नहीं पता होगा ना, वो इनसे इंप्रेस होता रहेगा। यार मेरे जो हल्के के मिनिस्टर साहब है ना, उन्होंने 6 महीने से तनख्वाह नहीं ली है। अरे 18 लाख रुपए 6 महीने की तनख्वाह बनती है, उनके सवा दिन का खर्चा नहीं है 18 लाख रुपए। उनका एक एक खर्चा 2-2 2.5 अरब रुपए का होता है, 40-40 करोड़ रुपए का होता है। एग्जैक्टली ये एक बड़ी तल्ख हकीकत है। मगर सर हमें ये भी बताया जाता है, आईएमएफ कहता है जी यहाँ यहाँ टैक्स लगाएं, और ये जो अय्याशियां हैं, ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये जो हर एक मिनिस्टर को वीवीआईपी डिक्लेयर कर दिया जाता है, लाम लश्कर और ये सब कुछ, ये नहीं कम करवाए जा रहे। क्या क्या आईएमएफ को प्रपोजल नहीं देते हम वैसा, या आईएमएफ को हम कुछ और दिखाते हैं? वजह क्या है, हम लग्जरीज कम देखिए, क्यों नहीं करते? आईएमएफ को, अगेन आईएमएफ की अगेन सबसे डीपीओ बड़ी, का ऑफिस सर, अगेन डीपीओ का ऑफिस, इस तरह की चीजें हम कम क्यों नहीं वो करते? वो आईएमएफ के अंडर नहीं आता ना, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर आता है। ठीक है। आईएमएफ का कोई ताल्लुक नहीं है, वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है। फेडरल गवर्नमेंट लोन मगर फेडरल गवर्नमेंट लेती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं लेती। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो आप सारी अय्याशियां देखते हैं ना, ये 90% प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होती है। 90% अय्याशियां जो आप देखते हैं ना, ये ये चालाकी, ये चालाकी की गई है, क्या किया गया है? इससे बड़ी कोई चालाकी नहीं है 18वीं तरमीम, इससे बड़ी कोई चालाकी नहीं है। वफाक कहती है ये मेरे हाथ में नहीं है। वफाक को मैं एक बात बताऊं, मैं जब 18वीं तरमीम आई थी, आई वाज टोटली अगेंस्ट इट। मैंने कहा था ये एक बहाना बन जाएगा, सारी अय्याशियां प्रोविंस करेंगी और सारा ब्लेम जो है वो वफाक लेगा। बिजली की प्राइस बढ़ेगी, वफाक को बुरा कहेंगे। टैक्सेस बढ़ेंगे, वफाक को बुरा कहेंगे। चीनी की प्राइसेस बढ़ेगी, वफाक को बुरा कहेंगे। अय्याशी किसकी, आप बिजली की प्राइसेस बढ़ेंगी, पानी की प्राइसेस बढ़ेंगी, वफाक को। टैक्सेस बढ़ेंगे, वफाक बुरा होगा। और आप जाके किसी सूबे के चीफ मिनिस्टर से पूछेंगे, बोले हमने तो नहीं किया, वो तो वफाकी हुकूमत ने किया है। और अपनी हर बुराई के ऊपर वो मखमल का पर्दा डाल देंगे। पंजाब का जो बजट है कोई मजाक है? वफाक से ज्यादा का बजट है पंजाब का, कोई मजाक बनाया हुआ है? अगर प्रोपोर्शनेटली पर कैपिटा उत्थान का देखा हमारा जाए, जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है, और पंजाब से जो नफरत वो सिंध करते में भी, सिंध में भी, एक सेकंड, मैं सिर्फ पंजाब नहीं कहूंगा, सिंध में भी, बलोचिस्तान में भी। बलोचिस्तान में तो मैंने यहां तक सुना है कि 60% खांचा होता है। आज का प्रोग्राम खांचों पे होगा। कौन खाता है? 60% खांचा है, 60% खांचा है। सुना था पहले 40% होता था। ओके, और ये सुना वो, मैं जब सुना कहता हूं ना, तो मैं सुनी सुनाई नहीं कहता। मेरे किसी दोस्त को कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसने 40% दे दिया, तब मैं कह रहा हूँ सुनी, मैं सुनी सुनाई पे यकीन नहीं करता। मैं तो जाके 12-12 महीने, 9-9 महीने बलूचिस्तान में जब जल सरफराज हिंदुस्तान में जो शहीद हुए। अगर प्रोजेक्ट मिलता है उसका 60% तक आपको देना पड़ता है। अब सुना है मैंने, जब मैं जल सरफराज शहीद, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा यार, अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे, जब वो थे कोर कमांडर, तो मेरी और उनकी 90% डिस्कशन यही होती थी कि यार इसको कैसे खत्म किया जाए, तो मतलब हद हो गई है। 60% कोई दे रहा है तो वो काम क्या करेगा उस प्रोजेक्ट? फिर आप कहते हैं कि सैलाब आया, रोडें बह गई। चले 60% नहीं, अगर वो 35-40% भी दे रहा है, कंस्ट्रक्शन को अगर आप समझें
तो कंस्ट्रक्शन में सब में बड़े खांचे खांचे बिल्डिंग बनाने में नहीं होते। कंस्ट्रक्शन में सब में बड़े खांचे रोड बनाने में होते हैं, छोटे छोटे डैम्स बनाने में होते हैं, नाले बनाने में होते हैं, और कच्चे डैम बनाने में होते हैं। ओके, तो सब में ज्यादा हुकूमत यही चीजें बनवाती है और यही चीजें टूटती है। आप कभी हुकूमत, किसी भी हुकूमत को बिल्डिंग्स बनाते हुए इतना क्यों नहीं देखते कि उसमें सब में कम खांचा है। उसका टोटल प्रॉफिट ही 20% होता है, बिल्डिंग बनाने का 25% होता है। अब वो 25% निकाल के उनको भी दे दे तो फिर बिल्डिंग तो बन ही नहीं सकती। मगर जमीन के नीचे पाइप डालना है, आपने कौन सा पाइप डाला अल्लाह जाने, किसको पता। जमीन के जेरे जमीन आपने नाला बनाना है 8 फीट का, कितना किया आपने, हमें क्या पता, आपने शायद 4 फीट का बना दिया। वो रोड है, उसके नीचे कौन सा आपने मटेरियल डाला, हमें क्या पता। इंस्पेक्टर आता है, उसका भी खांचा होता है। फाइनेंस है, वो भी 2% लेता है। बड़ी एक सैड रियलिटी है। ये ना, फाइनेंस वाले के पास जाए 2% वो लेगा, इंस्पेक्शन वाले के पास आए 3% वो लेगा, वो कमेटी जो है वो लेगी, मिनिस्टर साहब 40 में से 20 रखेंगे, 20 दूसरों को दे देंगे। मतलब यार मजाक बनाया हुआ है, सबको पता है मुल्क कैसे चल रहा है। सर लास्टली, कोहिस्तान में एक स्कैंडल आया, करप्शन स्कैंडल, वीडियोस आपने देखी होंगी, पैसों के संदूक और वो भरे हुए नजर अच्छा, आ रहे। मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। 25 अरब रुपए का एक करप्शन स्कैंडल उस आया। शाबाश, पच्चीस उस अरब शाबाश। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में 17 अरब रुपया कैश में मिला है, जबकि बाकी लग्जरी गाड़ी, प्रॉपर्टीज और दीगर चीजें हैं। 25 अरब रुपए, $100 million एग्जैक्टली। कोहिस्तान में। एग्जैक्टली। क्या कहें, क्या कहें, मीर मोहम्मद क्या अली हसन। बखार, इसके बाद क्या कहा जाए। और क्या, वो जो होगा वो छूट जाएगा। ये सर, अगर ये मुल्क गरीब नहीं है, पाकिस्तान गरीब नहीं है, पाकिस्तान में रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब है। पाकिस्तान के अंदर अगर विजिलेंस, फाइनेंशियल विजिलेंस आ जाए, ओके, आप यकीन करें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का तो पेट्रोल स्मगल होता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, 4 to 6 बिलियन डॉलर। शॉर्ट, क्योंकि वक्त खत्म हो गया है, थोड़ा सा शॉर्ट बता दें, ये लीगल स्मगलिंग क्या होती है? ये जो पेट्रोल आता है, इजाजत है मुकामी लोगों को, ये इट्स काइंड ऑफ लीगल स्मगलिंग। दुनिया में कहीं कैसे लीगल है करती है? यार? स्मगलिंग लीगल ऐसे हो गया जैसे कोई कह रहा है हलाल जॉनी वॉकर, जैसे हलाल विस्की कोई कह दे। तो आप हंसेंगे नहीं, आप सुन के मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी मुस्कुरा रहा हूं। लीगल स्मगलिंग क्या होती है? लीगल ट्रेड होता है, स्मगलिंग नहीं होती लीगल। स्मगलिंग इटसेल्फ इज हाइडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, अवॉइडिंग टैक्सेस एंड regulatory authorities for a product which is not allowed to be imported into the country. तो फिर हमारा That is इराक और smuggling. अफगानिस्तान के बॉर्डर पे लीगल ट्रेड हो रही है या इलीगल स्मगलिंग हो रही है? सारे क्या, आप तुर्बत चले जाए, मंद, बुलेदा, वाशुक, पंजगोर कोस्ट लाइन पे चले जाए, बोट्स आती है पेट्रोल लेके, उधर चले जाए, सारे ट्रक्स के ट्रक्स, उनको वहां पे जम्बात बोलते हैं, ईरानी। तो ये गवर्नमेंट से छुपे हुए तो नहीं है ना? गवर्नमेंट के तो ऑफिशियल्स इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, तो फिर ये लीगल हो गया जो भी। मॉनिटर कर रहे हैं और थोड़े से पैसे भी ले रहे हैं मॉनिटर करने के। आप ऐसे थोड़ी मुफ्त में थोड़ी मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करके हम आपको कह रहे हैं आइए, हमारी मॉनिटरिंग की फीस दीजिए हमें। खिदमात सच की। बताऊंगा तो मैं बुरा हूं, क्योंकि मैं सच बता रहा हूं, मैं बुरा हूं। यहां पे बुराई को नहीं खत्म किया जाता, यहां पे जो सच बताने लगता है उसको उठा के ले जाते हैं।